नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। ये है वो सरकारी दफ्तर जहां से जुर्म के एक बाब का आगाज होता है। जी हाँ, एक सरकारी मुलाजिम जिसे दिन दिहाड़े यहाँ कत्ल किया जाता है और फिर उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसकी गर्दन को मसला जाता है, फिर उसकी रगें चेक की जाती हैं कि वो जिंदा है या मर गया। और उस पर जुल्म खुदा का कि यहाँ भरे दफ्तर में मजमे में रहते हुए भी कोई उस कातिल के करीब आने की जुर्रत नहीं करता। वो 10, 15, 20 मिनट तक अपनी कार्रवाई को जारी रखता है और फिर दंदनाते हुए यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इतना बड़ा जुल्म दिन दिहाड़े सरकारी दफ्तर में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है कैसे रूनुमा हो गया? क्या कोई रोकने वाला नहीं था, या सब सहमे हुए थे, या सब इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार थे? हकाई क्या हैं आज के प्रोग्राम में, आइए आपको दिखाते हैं। अपनी बात ये है कि जब 13 उनकी शादी की, हाँ। 1300 दफा उसने मुझे कहा मैं आपको खुश नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन वो हामला थी 8 माह, और मैंने उसे यही कहा कि जब बच्चे होंगे ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन वो उसके बीवी के साथ अब रिलेशन सही नहीं थे, उसके और कहीं थे रिलेशन। तुम्हारे बहनोई के? हाँ जी। अच्छा। ये उनके झगड़ा चल रहा था। उसके बाद उसको होने वाली थी बेटी, और जिसकी वजह से वो कह रहे थे ये नहीं सही। ठीक है। फिर उसके बाद वो रिलेशन ऐसे इधर चले गए, वो बस वो साथ नहीं रहे। वो आए, मैंने कहा मेरा बच्चे जब बच्चे होंगे ना ठीक हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों का टाइम नहीं आया। तो उसने जहर दिया उसे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने जहर दिया था तुम्हारी बहन को? आपकी जब उनको नहाया गया ना तो उनकी बॉडी ऐसे खुल गई थी जैसे वो भरा। वो 8 माह की हामला थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हो सकता है इंटरनली उसके अंदर कोई जहर फैल गया हो, उसके अंदर एक और जान पल रही थी। पीएफएसए की लैब में मेदे में जहर के सैंपल नहीं आए ना, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। सर मुझे इस बात का पता नहीं। तुम्हें नहीं पता, कानून को तो पता है ना। पीएफएसए की जो सैंपल्स आए उसके अंदर उसके मेदे में जहर नहीं थी। उसकी बॉडी फूली, तुमने डिसाइड कर लिया कि इसने जहर दिया है और तुमने कानून हाथ में ले लिया। कहानी ये थी कि तुम्हारी बहन एक सरकारी मुलाजिम थी, उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका चूंकि होने वाला बच्चा भी माँ के साथ दुनिया से चला गया। लाखों में उसकी पीछे से ग्रेजुटी और पेंशन थी, जिसका वारिस कहीं उसका शौहर ना बन जाए, क्योंकि अदालत ने फैसला उसके शौहर के हक में दे दिया था। तुम लोगों ने उसको रास्ते से हटाया ताकि पेंशन तुम लोग ले सको। आपी जी, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि पेंशन किसे मिलनी। अभी भी तुम्हारा दिमाग लोमड़ी की तरह चल रहा है। नाज़रीन, ये जो कुछ मुझे बताना चाह रहा है, ये जो कहानी सुनाना चाह रहा है, इसका सच का खुलासा तो मैं आपके सामने करूंगी, लेकिन पहले चलते हैं मुदई फैमिली की जानिब, जिन्होंने अपना प्यारा खो दिया। उनके अंदर जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो कुर्ब है, उनके मुंह से जो सच छलक रहा है, वो क्या सुनाते हैं, क्या बताते हैं, वापस फिर इसकी जानिब आएंगे। आइए चलो। आप वालिद हैं आसिफ की, और आप वालिद हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। आपका जवान बेटा था, पहले बहू चली गई, आपकी पोती दुनिया से चली गई। मैं माँ, मेरा कलेजा फट गया, मेरा बेटा दुनिया से चला गया। क्या हुआ, क्या था आपके बेटे को? क्या लड़ाई झगड़ा किस चीज का था? लड़ाई झगड़ा कोई ना। मेरी जड़ी नो आई ना, वो बहुत हो गई। उसको क्या हुआ था? उन दिल दा टेस्ट। अच्छा। उन बच्चा होना, उन 18 महीना। अच्छा। मुलजिम कहता है कि उसकी बहन को आप लोगों ने जहर दिया था क्योंकि बेटी होने वाली थी और आप लोगों को पोती नहीं चाहिए थी। ना बेटा, ऐसी नहीं गल। अच्छा। मेरे को 5 बेटियां ने, मैंने जार क्यों ना दिता गया? कोई जार देंदा है? ऐसे जार देंदा है? पहले बच्चे की दफा तो कोई नहीं देता। कोई देता है? जेड़ी घर 60-70 हजार तनख्वाह ले आवे, अपना आप संभाल लवे, उस बेटी को तनख्वाह दूजा देता है, दूजा जहर तो कभी कुछ भी ना ले आवे तो भी नहीं दे सकते। मैंने बेटियां शादी की थी, मेरे नहीं बेटियां किसी के घर। कौन दार देता? मेरा बेटा मन बहुत प्यारा, हमारा ही प्यार
मेरा बेटा बहुत प्यारा थी। बेटा नहीं कितन प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। आप वाले मामा ने ना उन्होंने कलेजा निकल ना फट जाता है। तो मेरा बेटा इतना अच्छा सी ना, ये जो बच्चा बहुत अच्छा सी, मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, सारी दुनिया को पूछ रहा ठीक ठीक है, दुनिया से बहुत अच्छा। मैं माँ, मेरा कलेजा फट गया, मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मेरा है कि बेटा रह गया। बच्ची की वजह से जहर कोई नहीं देता। बच्चियां बेटों से भी बहुत ज्यादा अजीज होती हैं, रहमत होती हैं, रहमत होती है, रब की रहमत होती है। ये अपनी भी 5 बेटियां, मैंने भी तो उनको किसी को बचा दिया तो नहीं। थाने में इंक्वायरियां हुई थी, इंक्वायरियों के बाद फिर जज के पास चला गया मुकदमा। जज के पास गया, उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया, इमरजेंसी वाले को, सारे को बुलाया, उनको उनके दफ्तर वाला जो अमला है उनको भी बुलाया। सब के बयान उन्होंने लिए थे। सब ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। जज ने फैसला हमारे हक में कर दिया, इसको जहर नहीं दिया गया। आप बिल्कुल पूरे पिंड से पूछ सकते हैं कि इसलिए हमारी 5 बेटियां हैं, हमने भी उनको जहर दिया तो नहीं ना। आपको बेटियों से मोहब्बत है, यानी आप अपनी 5 मोहब्बत है, मोहब्बत है। कहते हैं कि बेटे की औलाद जो होती है, पहली वो बेटी हो या बेटा, उससे बड़ी मोहब्बत होती है, वो आपकी नस्ल चल मैं तो पड़ती कह रहा था, है। मैं उनके बच्चों को चाह कर खेलने के लिए बाहर ले जाता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए को अल्लाह ताला मुझे भी कोई बेटा दे देगा या बेटी दे देगा, इसलिए को मेरा भी पोता को बन जाएगा। ये आपकी पहली पोती होने जा रही थी? जी पहले पोती थी या पोता था, आपकी नहीं पता। आपका एक ही बेटा भी शादीशुदा था, दूसरा शादीशुदा नहीं है? नहीं है, ये पहला ही था। ये पहले ही। यानी पहली खुशी थी घर में? बेटियों के बाद मैंने शादी की है। पहली खुशी थी घर की? पहली खुशी थी घर की। जैसे बाबा जी ने कहा कि मैं आवाम से पूछ लूं, तो यहाँ पे अहले इलाका, क्योंकि गांव में एक दूसरे को सब जानते होते हैं, सादा लोग होते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं। शहरों की तरह यहाँ का रिवाज नहीं होता, तो लोग सच भी बोलते हैं, सादगी होती है, तो मुंह पे चेहरे पे सच आ जाता है। गांव के लोगों की जाने चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हकायक क्या है, मुलजिम जो बार बार इल्ज़ाम लगाता है इसमें कितनी सदाकत है, इनके घर में इनकी बहू के साथ इनका तल्लुकात कैसे थे, वो दुनिया से चली गई तो बजाय उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते, कुरान ख़वानी करवाते, यहाँ तो इख्तलाफात की एक जंग छिड़ गई और उस जंग में एक और ज़िंदगी चली गई। आइए लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। मुलजिम कहता है कि इन्होंने अपनी बहू को जहर दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्यों जी? आप बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले। अपनी बेटी समझते थे ऐसे। अपनी बेटी का एक दिन भी वो दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे गट्टे मोटरसाइकिल पर जाते थे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। क्यों जी? आप बहुत प्यार मोहब्बत था। मैडम साहब इनकी 5 बेटियां हैं, आसफ की बहनें हैं। वो बहने से नूर मोहम्मद अपनी धीਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਉਹਨ ਬੇਟੀਆਂ ਜੈਸਾ ਸਲੂਕ ਆ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਖਤ, बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म होया, इन्हां दा इंसाफ अल्लाह को लेके दे। क्यों जी? आप क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल साजी सी ठीक है। क्या जहर दिया इन्होंने? ना जी ना। मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा था? बहुत अच्छा तलक था जी। आप क्या समझते हैं? इसी तरह था जी। क्या इन्होंने जहर दिया? नहीं जी सब झूठ है। झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ बोलते, पैसे खातर इन्होंने ये कहा। इनकी बहू इनके साथ कैसी थी? बहुत अच्छे से रवैया उनका भी बहुत अच्छा सलूक था इनके साथ। अच्छा, क्यों जी? आप क्या समझते हैं? बहू इन्हों दी बहुत अच्छी सी जी, वो सिर्फ लालच दी वजूहत तो और कोई किसी किस्म का काम यानी कि इसका जो बच्चा जो कत्ल हो गया उसके साले ने लालच किया? हाँ जी, लालची सी बहुत लालच दी वजूहत उन्हें कत्ल किया जी। लालच दी वजूहत उन्होंने दी बहू तो जी उन्होंने बहन सी, वो तो खुद बखुद बच्चे दी वजूहत उन्हें डेथ हुई। किसी किस्म का नेचुरल है। जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई, आप सब लोगों को पता ही होगा, गांव में किसी एक क्या पता चला था आप लोगों को? आप लोगों को ये तो लाई थे, उनका ब्लड तेज होया। अच्छा। तेज होया मतलब वो 5 बजे को फौत हो गई। इन्हें फोन किया, वो आए जी 1 बजे दिन दे। अच्छा, अगले दिन? अगले उस दिन 1 बजे आए। अच्छा। साडे पिंडियों रिश्तेदार सारे इत्थे पहुंच गए, वो ना पहुंचे। यहाँ से आना था लाके? हाँ जी, यहाँ बुरे से आना बुरे से नहीं। तो वो कहते सी आए तो उन्हें मतलब नवाया धोया, आप हथा नाल सारा कुछ कीतो ने। हाँ। ते फिर दफना के तीसरे दिन आए खत्म थे, ते फिर खत्म कीता खा के फिर वो कहते कि असी साड़ी बच्ची तो जहर दे छड़ी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। क्यों जी?
आप क्या समझते हैं, जहर दिया गया? नहीं जी, कोई जहर वाली ऐसी कोई बात नहीं, ना ही जहर दिया गया है। मैं भाई हूँ उसका। अच्छा जी आसफ का। आपकी भाभी कैसी थी? उनका रवैया बहुत अच्छा था। अच्छा। और कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं था जो ये बयान किए जा रहे हैं जहर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही कभी घर में लड़ाई हुई, ऐसे ही था जैसे हर दिन ईद का है। हमारे घर में जब भाई की शादी हुई, कोई 12 या 13 मंथ जो भी हो रहा है, हमारे घर में बहुत खुशियाँ थी और ऐसी कोई जहर वाली बात थी ही नहीं। ये मसाइल पैदा हुए हैं तीसरे दिन जब ख़त्म था ना तीसरे दिन का, तब हुए हैं कि ये उन लोगों को किसी ने बताया कि ये जो उनके मिलने हैं पैसे वगैरह, पेंशन वगैरह मिलनी है, वो अगर आप लोगों को मिल जाए, आप लोग इनसे लिखवा लें कि ये पेंशन आपको मिले। लेकिन जो महकमा है वो अलाउ नहीं करता था उनको। बस इस वजह से ये इख्तलाफात शुरू हो गए। उन लोगों ने ATM कार्ड वगैरह, चेक बुक वगैरह, जो सोना वगैरह, गोल्ड वगैरह उनका था, सब वो तीसरे दिन ले गए, चोरी ले गए। हमें तो पता ही नहीं ना। फिर उन लोगों ने मेरे पास वो सब जो सैलरी स्लिप हैं सब पड़ी हैं। उन लोगों ने सैलरी जो उनकी है वो 2 मंथ तक निकलवाते रहे हैं। उसके बाद वो ब्लॉक हुई है सैलरी उनकी, वो भी करवाई थी भाई ने तब जाकर। और ये फिर उन लोगों ने कहा कि जहर दिया है। फिर ये केस चला, केस चलने के बाद ये हुआ कि इसकी करवाई जाए कब्र खुशाई। कब्र खुशाई होने के बाद फोरेंसिक से ये रिपोर्ट आई। फोरेंसिक को कोई झूठा तो साबित झूठा नहीं हो सकता। PFSA की रिपोर्ट झूठी वही ना, वो जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है 29 तारीख थी। 29 तारीख को ये फैसला हो जाना था कि जो भी पैसे वगैरह, पेंशन वगैरह वो भाई को दे दी। बस इसी वजह से उन लोगों ने 29 तारीख से पहले ये अपने पूरे मशवरे से ये कत्ल कर दिया। अब आप अकेले रह गए हैं, आपका भाई चला गया, तन्हा रह गए हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। नाज़रीन, आप भी यहाँ के इलाके में रहते हैं, कैसा तल्लक है? नाल मेरा घर है। अच्छा तल्लक है? बहुत अच्छा तल्लक सी, मियां बीवी का भी बहुत अच्छा तल्लक सी। सब लोग कहते हैं कि मियां बीवी का अच्छा ताल्लुक था। इलाके के लोग यहाँ पर आकर जो कुछ हमने सुना, अगर मियां बीवी का ताल्लुक अच्छा था, वो उसकी डेथ नेचुरल थी, तो फिर क्यों आसिफ को बेदर्दी से कत्ल किया? मुनव्वर, आप तो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, जिस दिन ये वक़ुआ हुआ स्पॉट पे पहुंचे होंगे, क्या देखा, क्या कवर किया? जी बिल्कुल मैडम, यहाँ पे दिन दिहाड़े एक शख्स जो है वो उसका अपना बहनोई जो है उसको दिन दिहाड़े यहाँ पे फायरिंग करके कत्ल करता है। उसका अपना साला है, तो दिन दिहाड़े यहाँ पे फायरिंग करके उसको कत्ल करता है। इस वाक़े पे हम भी पहुंचे हैं, पुलिस के अमराद यहाँ हम भी आए हैं, तो देखा है उसको गोलियां लगी हुई थी। वो बेचारा यहाँ पे तड़प रहा था, उसकी गर्दन के ऊपर दबाने के निशानात मौजूद थे। और जब हमने शाहिदीन से बात की तो उन्होंने यही बताया कि वो यहाँ पे पहले भी उसको देखने के लिए आता था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं होता था, तो वो वापस चला गया। उस दिन ये आया है यहाँ पर, वो बाहर गेट पे मौजूद था, तो उसने यहाँ सीधी फायरिंग की है जिसपे वो गिर गया है। फिर ये इसको तरस नहीं आया, ये उसके मरने तक उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रख के खड़ा रहा है। क्या वजह है? यहाँ पे दिन दिहाड़े लोग मौजूद थे, अमला मौजूद था, सारे लोग थे ज़राअत के दफ्तर के अंदर, आने जाना भी साइलिन का लगा रहता है, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। मैडम, उसके हाथ में पिस्टल मौजूद था और यहाँ पे काफी सारा अमला मौजूद था, गार्ड भी मौजूद था, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई है कि वो आगे बढ़ के उसको रोकता या कोई वो जो तड़प रहा था उस शख्स को उठाता। अगर बर वक्त पुलिस को भी इतला दे दी जाती और पुलिस मौके पे पहुंचती तो हो सकता है उसकी जान बचाई जाती, लेकिन जब पुलिस को इतला दी गई उस वक्त काफ़ी टाइम जो है वो गुजर चुका था, उसकी ब्लीडिंग हो चुकी थी। और मैं जो है एक अपने पैसों के लालच में आकर, चूँकि उसकी बहन जो है उसको पेंशन मिलना थी, तो इसके लालच में आकर उसको रास्ते से हटाने के लिए इस शख्स जो है इसने कत्ल किया दिन दिहाड़े और जुल्म किया है। ये पक्की बात है, सिर्फ पैसों का लालच? जी बिल्कुल, हमने हमारे चूंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे हमने इस हवाले से बात की। जब हमने इसके बैकग्राउंड में गए हैं कि आखिर इस मर्डर के पीछे मरकात क्या थे, तो हमें इसके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात हुई, वहाँ इलाका जो है उनसे भी हमने बात की, उनका मौका भी हमने जाना, तो यही वजह जो है वो बिल्कुल कंफर्म हुई है कि इसकी जो बहन जो इससे पहले फौत हो चुकी है, उसको पेंशन मिलना थी और जिसके लालच में आकर इसने इसको कत्ल किया है कि उसका खामन जिंदा ना रहे, कहीं उसको पैसे ना मिल जाए। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि सरकारी दफ्तर, गार्ड मौजूद है, गार्ड के पास भी वेपन होगा, किसी ने पुलिस को इत्तला करने की जुर्रत नहीं की जब तक कातिल अपनी तमाम तर एक्टिविटी करता रहा, लोग तमाशा देखते रहे। क्या हर किसी को जान सिर्फ अपनी ही प्यारी है, किसी और की जान निकल रही है? या वो गार्ड जिसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा किया गया है, वो यहाँ पर क्या कर रहा था जो उसे सरकारी वेपन दिया गया? क्या वो सिर्फ एक शो पीस था? जवाब तो देना होगा, लेकिन हक़ाइक़ क्या है आज के प्रोग्राम में मैं दिखाती हूँ। इन 2 सालों में बहन की शादी जो 13 माह रही, 13 माह में तुम बहन के घर कितनी दफ़ा आए गए? मेरे ख्याल में कोई तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन चेक हो जानी है वहाँ से, प्रीवियस 1 साल की सारी करें सर। बहनोई के साथ ताल्लुक कैसा था? बेहतर था मेरा पहले।
अच्छा, लेकिन जब ये उसने कत्ल कर उसके बाद खराब हो गया। क्या सबूत था कि कत्ल किया? कोई वहां से वेपन मिला? जहर का वेपन नहीं होता। जहर का सबूत तो होता है। सबूत जब दो बंदे घर में तो तीसरा बंदे का सबूत नहीं मिल सकता। तुम्हें कैसे श्योरिटी थी कि वो जहर है? मैंने तो पहला सवाल ही ये किया कि हो सकता है उसके अंदर इंटरनल जहर वैसे फैल गया हो। ऐसे 5:45 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, वो फौत हो गई है। 5 बजे हम लोग उसे दफना रहे हैं, तो जहर कैसा फैल गया? अच्छा, तो ये कौन सा जहर था जिसका असर इतनी जल्दी हो गया? उनको पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता। ये हकीकत नहीं है। आप क्यों मर्जी फैसला? मैं जो मर्जी नहीं कह रही, हमारी जुबान कह रही है। गैर कानूनी असला रखते हो, गैर कानूनी मंसूबे बनाते हो, एक कत्ल करते हो। क्या गैर कानूनी पूछ रही? मैं गिनवा रही हूँ उंगलियों पे। ये कानून कहता है। इसमें से कोई एक चीज भी कानूनी है? दांत तुम ऐसा निकाल रहे हो जैसे पता नहीं तुम किस सरहद पे जाके झाँक करके आए हो। डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। लालच की बुनियाद पे तुम लोगों ने जो हरकत की है। मेरे तो घर वालों ने मुझे अभी तक खाना नहीं किसी ने पहुंचाया अभी तक। दांत क्यों निकल रहे हैं? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। ये तो मुझे भी नहीं आ रही। जिस बंदे ने कुछ किया हो ना, उसको तो रिग्रेट मार डालता है। मैंने सही मारा है ना, उसने मेरी बहन तुम्हारे को मारा। पास क्या सबूत था कि उसने हमारी बहन को मारा? मेरा दिल और दिमाग मुतमिन है, उसने मेरी बहन को मारा और मैंने कहाँ इसकी अल्लाह इजाजत देता है कत्ल की? कत्ल का बदला कत्ल है। साबित होने पे कत्ल का बदला कत्ल है। तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था। और जो कुरान आधा पढ़ा तुम लोगों ने, पूरा भी पढ़ो। 2 गवाहों का होना, चश्मदीद गवाहों का होना जरूरी है। 6 बजे कौन था तुम्हारे पास चश्मदीद गवाह? चश्मदीद का मतलब समझते हो? इन 2 आंखों से जिसने देखा। इसी वजह से तो वो बच गया है। ना तेरे पास चश्मदीद गवाह, ना तेरे पास कोई सबूत, ना मेडिकल रिपोर्ट में तेरी बहन को जहर साबित हुआ, और तू बोले जा रहा है सिर्फ इसलिए कि तूने कत्ल कर लिया और तुझे लगता है कि तूने सही काम किया है। मैंने एक सांप को मारा जिसने मेरी बहन को ढसा था। सांप तो तुम खुद बने हुए हो। मैंने एक सांप को मारा जिसने मेरी बहन को ढसा था। तुम जैसे लोग यहाँ पर कानून हाथ में लेते हैं, फिर दंडन आते हैं। अब कहीं उस दिन प्लान कैसे किया था? क्या प्लान? उसको मारने का? बस उस सिस्टर आ रही थी, तकरीबन 1 माह की बात है। आज आ गई, कल ख्वाब में आ रही, रोती थी बस, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ पे रोती थी? ख्वाब में आती थी तो अच्छा। तो बस बर्दाश्त नहीं होता था। तुमने बहन के ख्वाब में आने पे तुमने एक बंदा मार दिया जाके। आप जी तो वो सारा प्रोसीजर साल का चल तो रहा, वो तो बता रहा हूँ ना। वो बंदा दूसरे बंदे को कह रहे इंशाल्लाह मैंने पैसे भी लेने और शादी भी करनी बुरे वाला में। तो उसका हक है ना, उसकी बीवी दुनिया से चली गई, कर सकता है शादी। सही है, मेरे पास बैठ के मुझे बोलेगा जी। तो तुम्हारी बहन पे सौतन तो नहीं डाल रहा था ना, वो तो अल्लाह की तरफ से चली गई थी दुनिया से। ये जो कुछ मुझे बता रहा है उसमें सच्चाई, सदाकत या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस की जानिब चलते हैं क्योंकि इंटेरोगेशन हो चुकी, एविडेंस कलेक्ट हो चुके। ये जो बता रहा है इसको हम सच छुपाने नहीं देंगे और वापस इसकी जानिब आएंगे, लेकिन पहले हम पुलिस की जानिब चलते हैं। सही सर, आपने क्या इंटेरोगेशन की? जी, इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई है कि ये मकतूल आसफ जो है इसका बहनोई था और इनका सिस्टर की कुछ अर्सा पहले, जचगी से पहले ही डेथ हो गई थी, तो उसके कुछ पैसे वगैरह का मामला जहर दिया गया था इसकी सिस्टर को? नहीं, वो हमने रिपोर्ट्स वगैरह PFSA थाना सदर विहाड़ी से कंसर्न किया है। वो रिपोर्ट जो है PFSA से उसमें जहर खुरानी ना पाई गई है। नेचुरल डेथ थी इसकी? नेचुरल डेथ जो है उनकी जो क्लियर हुई है। तो अब इसने 1 साल के बाद मारा किस बुनियाद पर? ये इनका कोई पैसों का मामला था, उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह मिलनी थी, कुछ 70-80 लाख रुपए के करीब, काफी हैवी अमाउंट थी। तो ये उनके लिए इनका विरासत के हवाले से था कि ये आसिफ अगर जिंदा रहा तो वो ये पैसे उसको मिल जाएंगे, तो इन ये पैसों से ये महरूम हो जाएंगे। ये चाहते थे कि उसको साइड से हटा दिया जाए साइड पे, और उनको जो पैसे हैं जितने भी मिले और उनकी जो पेंशन है वो इनको, इसकी वालदा को या इनको मिल जाए ताकि ये रास्ते से हट जाए। इस मामले से पैसों के लालच में आकर जो है सारा काम इन्होंने किया और आके उसको जो है इस बिना पे फायर उसको मारा और इसको कत्ल जो है कमिट किया। इसके साथ और भी कोई शामिल था इसमें? जी, अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुशावरत में था कोई? मुशावरत में अभी उनसे मजीद काम कर रहे हैं, टेक्निकल बुनियादों पर भी। हुआ में कोई शामिल होगा तो इंशाल्लाह कानूनी लिहाज से कोई रायत नहीं मिलेगी, कानून के मुताबिक हम जो उसको सजा दिलवाएंगे। कानून के मुताबिक सजा देंगे। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है कि पहले इन्होंने अपने बहनोई को
झूठे पर्चे में फंसाने की कोशिश, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम था। इनको ये था कि वो अगर झूठे पर्चे में फंस जाएगा, वो क्रिमिनल, उसके ऊपर कोई चार्जेस लग जाएंगे, वो जेल काटता रहेगा और हम अदालत में क्लेम कर लेंगे कि वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल है या मर्डरर है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लिहाजा विरासत जो है वो हमें सौंपी जाए। ये तो किताब का एक पन्ना था जो खुल गया। तुम्हारे पास ना झूठ की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हकीकत खुल चुकी है। जी। तो मुझे वो बताओ जो सच है। ये सिर्फ पेंशन की वजह से सब कुछ किया जाए। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी तुम लोगों की? पैसे मिलने थे ना 1 लाख रुपया, हाँ। कफन दफन उसकी वजह। कब से? मुझे 2 लफ्ज ही नहीं सुनाओ। आप ही जब कफन दफन के लिए, जब तुम्हारी बहन की डेथ हुई कफन दफन के पैसे किसने दिए? सरकारी मुलाजिम ने दिए ना, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थी। सरकारी मुलाजिम। अच्छा, तो वहां पर क्या लड़ाई हुई थी? तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दीजिए, तो उसने काम शाम तो मेरा था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई काम शाम कर लूँगा इसे। तो उसने पैसे कहा भी तेरा हक ही नहीं है तो तुझे कैसे दूँ। इस बात की वजह से मेरे उस पर गुस्सा था। किस पे? आसिफ पे। तो इस बात का गुस्सा था, तो ये गुस्सा चलते 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 इस बात पे पहुंच गया कि और तुमने 1 लाख के लिए मार दिया? अभी वो 1 लाख के अलावा भी तो 70-80 लाख मिलने थे। 70-80 लाख तुम्हें कैसे पता कि उसको मिल रहे थे या मिलने थे? पेंशन थी ना उसकी, आनी थी। नहीं तो तुम तो हकदार ही नहीं थे, तुम तो भाई थे। तो वालदा को मिलनी थी ना। वालदा को तो फिर भी हिस्सा मिल सकता था क्योंकि वो बच्चे नहीं थे उसके। तो वो सारे फिर आधे मिलने थे ना, सारे नहीं मिलने थे। उसको मारने की वजह से अब सारे मिलेंगे। अच्छा, तो तुमने इस पर नजर रखी हुई थी? जी। प्लान कैसे किया था उस दिन? तो मैं निकला हूँ इधर से, घर से वेपन लिया मैंने। तो उस इधर साथ से तो एक इधर आ रही था, मुकदमा चल रहा था हमारा। तो इधर वी चौक पे आया हूँ, इधर उसके दफ्तर गया हूँ। तो वो जैसे वो गेट के पास ही खड़ा था, तो मैं उसके पास के ना 4-5 फुट का फासला था, तो उसके पास गया और जाके मैंने उसे कहा सीधा वासिफ। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा मुझे नाम आया, तो मैंने उसे फायर मारा। कहाँ लगा फायर? फायर मैंने सीने पे मारा था और वो पलटा था ऐसे, तो इधर लगा तो इधर से निकल गया। अच्छा, फिर? गोली मारने के बाद मैंने वो गिर गया, उसका खून निकलने लग गया, तो मैंने उसकी गर्दन पे पाँव रख दिया। गर्दन पे पाँव क्यों रखा था? कोई मर जाए, सांस कोई रहती हो तो वो भी खत्म हो जाए, मर जाए। इस वजह से फिर जब मैंने उसको देखा तसल्ली की मर गया। तसल्ली कैसे की? उसकी मैंने नौबत चेक की। तुम्हें आती है चेक करनी? वो इधर सांस आती है इधर। अच्छा। हाँ, तो देखी वो नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी? हाँ जी। इस सारे ड्यूरेशन में वो ऑफिस था, वहाँ तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं? किसी ने नहीं, कोई पास नहीं आया। कोई था नहीं कि लोग देखते रहे? कोई भी पास नहीं आया मेरे। क्यों जावेद साहब, आप तो एसएचओ हैं, जैसे इस तफाकियत की कहानी सुना रहा है, उसकी गर्दन पे पाँव रखा इसने और उसके सांस रुकने का इंतजार किया, आप तो स्पॉट पे पहुंच गए थे। जी जी। आपने वहाँ ये सब कुछ देखा? जी जी मैडम, हुआ ये कि 10:10 पर एग्रीकल्चर ऑफिस में जो है वकूआ हुआ है, ये गया है, इसने फायर मारा। ऑफिस में 30-40 लोग थे। लोगों को बेहिस्सी का आलम ये देखें कि कोई बंदा आगे नहीं बढ़ा, ये अकेला था और किसी बंदे ने टाइमली 15 पे कॉल नहीं की। जब ये गया उधर से, उसके बाद कॉल हुई है। डेड बॉडी की कंडीशन क्या थी? उसके फायर लगा हुआ था दिल के ऊपर। गर्दन पे कोई निशान थे उस वक्त? जी, गर्दन दबाने के निशान थे। अच्छा, और उसके बाद वहाँ पर क्या सिचुएशन थी? ब्लीडिंग ज्यादा हो चुकी हुई थी, बॉडी ठंडी पड़ गई थी? जी, बॉडी ठंडी पड़ गई थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई थी उसकी। ब्लीडिंग हो चुकी थी? जी जी। हार्ट के ऊपर गोली लगी थी, तो वो उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ठीक, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी, दिल के करीब गोली लगी थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग थी। इस शख्स ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इंसान जब कोई गुनाह करता है या संगीन जुर्म करता है, वो थाने में आता है तो उसको अपनी गलती का कोई एहसास होता है, हथकड़ियाँ लगती हैं, उसको कोई शर्मिंदगी होती है। तुम्हारी पहले की सिचुएशन, जिस तरह तुम मेरे साथ बहस कर रहे थे और उसके बाद जब तुम्हें लगा कि मैं वर्षा के पास गई हूँ जिसको तुमने मारा, कत्ल किया है, उसकी फैमिली से मिलके आई हूँ, पुलिस ने तमाम तर इन्वेस्टिगेशन मामला कर लिया है, हकाइक मेरे सामने, तुम्हारा बचने का रास्ता नहीं, तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो गया, अभी भी तुम्हारा दिमाग लोमड़ी की तरह चल रहा है। क्यों भाई? गलती हो गई, मैंने मर्डर किया और इस बात के जो मेरे मर्डर केस की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, और अगर फांसी है तो भी ठीक है, मुझे कबूल है ये, क्योंकि मैंने गलत किया, तो इसकी सज़ा जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो इतने बहाने क्यों बना रहे थे फिर सज़ा के लिए तैयार थे तो?
बंदा बचने की कोशिश तो करता है ना, तो वो कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सब कुछ सामने तो फिर तो सच बोलना पड़ेगा। तुम्हारा स्टेटमेंट था कत्ल की सजा कत्ल होती है, तुमने अपनी अदालत तो खुद लगाई हुई थी। इसे अपनी बहन के मर जाने का दुख होता तो शायद उस दुख में, उस रंजिश में, उस दर्द में ये पहले दिन ही ऐसा कोई संगीन कदम उठाता तो समझ आता कि इसके ऊपर वो दुख का प्रेशर है, इसका दिमाग माउफ है, इसको समझ कुछ नहीं आ रहा। जबकि इसकी बहन को दुनिया से गए 1 साल बीत गया। 1 साल में तो बड़े से बड़ा गम भी ठंडा पड़ जाता है। इसने 1 साल के बाद जब जानशीनी का मुकदमा इसके बहनोई के हक की तरफ जाने लगा तो इस शख्स ने अपने बहनोई को मार डाला, सिर्फ इस वजह से कि वो जो लाखों रुपए की एक हैंडसम अमाउंट आनी है उसमें कहीं वो वारिस ना बन जाए, वो कहीं ले ना जाए, कहीं ये लोग पैसे से हाथ ना धो बैठे। फिर इसने कहानी बनाई, मेरी बहन को जहर दिया गया, और जितनी लंबी टेप सुना सकता था इसने वो हमें सुनाई। लेकिन बिलाखिर मुजरिम जब जुर्म करता है तो कहीं ना कहीं अपने आसार छोड़ता जाता है और कत्ल नहीं छुपता। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और कहानी का खुलासा मैंने आपके सामने कर दिया। मेरा ख्याल है कि मेरे प्रोग्राम से देखने वालों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। शायद रिश्तों के अंदर जो एक कड़वाहट पल रही है उसको हम समझें कि नफ़रत करके हमें क्या मिलेगा, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है। लिहाजा जो ज़िंदगी है उसे मोहब्बत, एहतराम, प्यार और मिली यगानगत के साथ जिया जाए। आज के इस एपिसोड और इस मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी नए सबक और सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने